समझ लो, चलो कोई बात नहीं। देखो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, कैसे कैसे लिखना, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या गीगार तथा मार्सजन का प्रयोग, ये दिया गया 1911 में। कब? इन्होंने क्या करा, परमाणु से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए, परमाणु है क्या भला, समझ में आया बात? या मैंने कहा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आ चुका था, थॉमसन का पहले से परमाणु सिद्धांत आ चुका था, उसके बाद ही सिद्धांत आया और अभी से ही एक्सेप्ट कर लिया गया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, समझ नहीं, लेकिन इसके भी दोष है, परमाणु के बारे में सही जानकारी नहीं मिल दी। तुमको विश्वास है मुझे, जो मॉडल बनाओगे तुम बनाओगे, ऐसा समझो। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या गीगार तथा मार्सजन का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो अल्फा कण स्रोत है, सबसे पहले नंबर पे ये समझेंगे अल्फा कण स्रोत क्या है, कि जो अल्फा कण कहाँ से निकलते हैं, क्या हो अल्फा कण, क्या क्या बनाया। मैंने तुम्हें समझा दिया। सबसे पहले एक छिद्र प्रकोष्ठ में हम अल्फा कण स्रोत रख देंगे, जैसे पोलोनियम रख दिया, और पोलोनियम को ना हम इस तरह गुजारेंगे दो सील्टों से, ये छिद्र जैसे गत्ते रख दिए उनमें छिद्र कर दिए हो, उसके बाद गुजारेंगे तो यहाँ स्वर्ण पत्र रख देंगे, सोने की पन्नी, जिसकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर होगी। जब जैसे अल्फा कण इस तरह गुजरेंगे ना, तो कुछ अल्फा कण तो बहुत सीधे निकल जाएंगे, एक आधा अल्फा कण ऐसा होगा जो टकरा के वापस लौट जाएगा। ये बात हम समझेंगे, समझ में आई बात? या उसके सामने एक स्क्रीन लगा देंगे, पर्दा लगा देंगे, तो यहाँ देखेंगे कि जो कुछ कण थे ना, बहुत सारे कण, अधिकांश अल्फा कण ऐसे निकलते दिखाई दे रहे, और कुछ कण एक आधा कण वापस भी टकरा कर लौट का वापस, वो निष्कर्ष में पता लगा। हम यहाँ हमने एक संसूचक या सूक्ष्मदर्शी लगा दिया, संसूचक लगा दिया या सूक्ष्मदर्शी भी, संसूचक सूक्ष्मदर्शी, इसमें देखेंगे हम गीगार तथा मार्सजन, इसके अंदर कुछ झांकेंगे और देखेंगे हो क्या रहा, परमाणु दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, उन्हें दिखाई देगा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए, एक आधा वापस भी लौट गया। समझ में आई बात? यह बात इसमें को देखे जाएगी। ये गीगार तथा मार्सजन का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता, गीगार तथा मार्सजन का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता। इसे हम रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ही बोलते हैं, रदरफोर्ड स्केटिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं सर, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, पीछे भूल गए सारा है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, इसमें सुकून सा है ना, ठीक। रदर इसे बोलते हैं गीगार तथा मार्सजन का प्रयोग। तो पहले नंबर पर हम इसे क्रम वाइज लिखेंगे, 2-3 लाइन लिखेंगे इसके बारे में और समझेंगे क्या है, क्या बलायो, ठीक, ताकि तुम पेपर में भी लिख सको, क्योंकि पेपर में भी लिखना बहुत जरूरी हो। सारा समझाया जाएगा है क्या, एक एक चीज समझाई जाएगी, को एक एक चीज लिखवाई भी जाएगी। एक काम करो, कॉपी में हेडिंग बना लो, अल्फा कण स्रोत। बना लिया हेडिंग? अच्छा, पहले हेडिंग बना देते हो, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। इसमें चाहे तो तुम एक लाइन लिख सकते हो, लिखो। वो सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, मॉडल प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिद्धांत काटकर प्रयोग लिख दो। एक प्रयोग प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं, जिसे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं, जिसे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब मैं समझा रहा हूं अल्फा। बाबू इधर देख लो, ओके, चलो देखो, अल्फा कण स्रोत बताओ, अल्फा कण कहां से आ रहे हैं? पोलोनियम के पास। तो कुछ पोलोनियम है क्या? यो एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व जिस अत्यधिक गतिज ऊर्जा की रेडियो विकिरण निकलती है, या तरंगे ना कहते हैं, विकिरण कह दो, रेडियो विकिरण निकलती है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, ऐसा घातक किरणें निकलती है। ये एक प्रकार का ऐसा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व, यही अल्फा कण का स्रोत है, ऐसा समझ। और ये रेडियो एक्टिव किरणों को ना, जो छिद्र प्रकोष्ठ है, एक बॉक्स, उसके सामने 2 सील्टों के सामने से गुजारा जाता है,
यही बात इसके अंदर लिखी जाएगी। लिख ही लो, चलो क्या जा रहा है, लिखो। रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम, पोलोनियम का पीओ लिख दियो। रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम उच्च गतिज ऊर्जा, उच्च गतिज ऊर्जा के, रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम उच्च गतिज ऊर्जा के, रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम उच्च गतिज ऊर्जा के उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करता है, उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करता है। पूछूंगा मैंने क्या बताई है बात, या उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इसलिए पोलोनियम को ही, इसलिए पोलोनियम को ही अल्फा कण के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए पोलोनियम को ही अल्फा कण के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। इस स्रोत को एक छिद्र प्रकोष्ठ, इस स्रोत को एक छिद्र प्रकोष्ठ, छिद्र प्रकोष्ठ, इस स्रोत को एक छिद्र प्रकोष्ठ, बोर्ड पर लिखा नहीं लिखा जा रहा, तो इस स्रोत को एक छिद्र प्रकोष्ठ में रखकर उसके सामने दो सिलटे A1 A2 लगा देते हैं। इसके सामने दो सिलटे A1 A2 लगा देते हैं, इसके सामने दो सिलटे A1 A2 लगा देते हैं। A1 A2 लगा देते हैं। दो सिलटे A1 A2 लगा, दिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक? जब अल्फा कण इन सिलटों से गुजरते हैं, जब अल्फा कण इन सिलटों से गुजरते हैं तो अल्फा कण का एक पतला किरणपुंज प्राप्त होता है, तो अल्फा कण का एक पतला किरणपुंज प्राप्त होता है। बहुत सारी किरणें निकलती है, तो अल्फा कण का एक पतला किरणपुंज प्राप्त होता है। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ स्वर्ण पत्र लगा हुआ, पतली स्वर्ण पत्र लगा हुआ, सोने की पन्नी लगी हुई 10 की घात माइनस के 6 मीटर मोटाई की, इसमें लगा हुआ। इसके बारे में लिख दिया हमने, इसके बारे में लिख दिया। अब स्वर्ण पत्र के बारे में लिखेंगे, क्योंकि अभी हम प्रयोग ही पढ़ रहे हैं। अभी प्रयोग तो क्या निष्कर्ष निकले वो नहीं पढ़ रहे, हम प्रयोग ही पढ़ रहे। प्रयोग में कौन कौन सी चीज मैंने रखी हुई, और ये बात मैंने तुम्हें लिखवाई कि प्रयोग में कौन कौन सी चीज रखी हुई। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में डिलेमा नहीं रहने का। डिलेमा कहते हैं दुविधा। समझ में आई बात? या है क्या 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 बला है, मैं तो समझा के निकल जाता, उसके बाद पता नहीं तुम पकड़ ही पाते नहीं पकड़ पाते, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। उसके बाद हम स्वर्ण पत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस स्वर्ण पत्र क्यों लगाया गया? सोने की पन्नियां 10 की घात माइनस के 6 मीटर मोटाई हो उसकी, बहुत बारीक हो। या 10 की घात माइनस के 6 मीटर कहने का ये मतलब बहुत बारीक स्वर्ण पत्र हो। सोने की पन्नियां जब भी जैसे ही कोई अल्फा कण से टकरागा ना, तो जो टकरागा इतनी बारीक स्थिति रखी गई ताकि, क्योंकि बारीक चीजों में सब दिखाई दे जाएगा। ऐसा समझ, बारीक चीजों में क्या परमाणु निकलता सब दिखाई देगा, इसलिए जान पूछ के इतनी बारीक रखी गई। सोने की पन्नी इतनी बारीक रखी गई 10 की घात माइनस के 6 मीटर मोटाई की। और जरूरी नहीं स्वर्ण पत्र है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे ना, तो यह सोने की पन्नी की जगह दूसरी पन्नी भी ली थी उसने, वो भी बताऊंगा बाद में। अभी वो निष्कर्ष के बाद में निकल आएगा। समझ में आया बात? या अभी हम स्वर्ण पत्र का एक्सपेरिमेंट करा था उसने, सोने की पन्नी रोक रखा और अल्फा कणों को उससे गुजारा। जब गुजारा तो अल्फा कण बिखर के, और बिखरने को कहते हैं प्रकीर्णन होना। अल्फा कण बिखर के, और ये कुछ अल्फा कण तो ऐसे थे, सोने की पन्नी, सोने की पन्नी के अंदर भी बहुत सारे कण होंगे, उसके अंदर भी तो परमाणु होंगे। ऐसा समझ में, जो सोने की पन्नी होगी बहुत बारीक होगी, उसके अंदर भी तो परमाणु होंगे। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं के मिलकर बना हुआ,
तो उसके उसके परमाणु से टकराए और टकराने के बाद ना पता क्या हुआ, कुछ तो सीधे निकल गए और कुछ एक आधा टकरा के वापस लौट गया, और अधिकांश तो ऐसे जो सीधे निकल गए, कुछ किसी कोण पर मुड़ गए। जो अल्फा कण थे, अल्फा किरणें भी कह सकते हैं, अल्फा कण ज्यादा नाम फेमस है। अल्फा कण, कुछ अल्फा कण ऐसे थे, और यह बात यहाँ को देखी गई संसूचक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, लेकिन अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे निकल गए थे। ठीक, इनसे क्या निष्कर्ष निकलता, वो निष्कर्ष थोड़ी देर में आने वाला। पहले हम सोने की पन्नी के बारे में कुछ बातें लिखनी चाहते हैं, आया समझ, ताकि तुम इसे भूल लो ना। तो अपनी कॉपी में हेडिंग बनाना, स्वर्ण पतला स्वर्ण पत्र, पतला स्वर्ण पत्र। दूसरी हेडिंग बनानी पतला स्वर्ण पत्र। पतला स्वर्ण पत्र। ठीक, तो ये बताओ, ये स्वर्ण पत्र नहीं है, स्वर्ण पत्र है, लिखो इसमें 10⁻⁻6 मीटर मोटाई की सोने की एक पतली परत पन्नी होती है, पत्ती होती है, पन्नी होती है, पत्ती लिख लियो, सोने की एक पत्ती होती है। ठीक, अब ये बताओ, जब सोने की पन्नी होगी, उसके अंदर भी तो परमाणु होंगे, और ये अल्फा कण इससे टकराएंगे तो परिकीर्णित हो जाएंगे। परिकीर्णित होने का मतलब क्या, बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे, स्केटिंग हो जाएगा इनका। जब तो स्केटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं सर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, समझ में आई बात? या अरे भाई, जब अल्फा कण इससे गुजरेंगे, सोने की पन्नी से टकराकर ना इधर भी चले जाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, इसे कहते हैं परिकीर्णित हो जाना। लिखो, जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराते हैं, जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र के परमाणुओं से टकराते हैं, ऐसे लिखो, जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र के परमाणुओं से टकराते हैं, स्वर्ण पत्र के परमाणुओं से टकराते हैं तो परिकीर्णित हो जाते हैं, परिकीर्णित हो जाते हैं। ठीक, अब हमने स्वर्ण पत्र भी होगा, सिल्टे भी होगी, ये भी होगा, अब रहेगा संसूचक। तो हेडिंग बनाओ, तीसरे नंबर की हेडिंग, संसूचक सूक्ष्मदर्शी। संसूचक सूक्ष्मदर्शी, वो दिक्कत है यहां तक? संसूचक ये बात बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या होगा इसमें, पता क्या हो, यूं नहीं है कि यहाँ दिखा दो यहीं का दिखा देगा, इसमें ना एक घूमने वाला पर्दा लगा हुआ हो। संसूचक सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का ना ऐसा सूक्ष्मदर्शी हो जिसे अंदर से घुमा जा सकता है। इसमें सिर्फ हिंदी नहीं देख सकते, ये इसके अंदर जो कैमरा इधर का भी दिखाई देगा, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इस टाइप का कैमरा लगा हुआ हो उसके अंदर। समझ गए बात? घूमने वाला पर्दा लगा हुआ हो, वो घूम इधर का भी दिखाई देगा उसमें, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। परमाणु जो टकराने के बाद ना जो कण है, अल्फा कण, ये इधर जा रहे, 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 चारों तरफ का दिखाई देगा। एक प्रकार का ऐसा पर्दा लगाओ संसूचक सूक्ष्मदर्शी में। समझ में आया बात? या ठीक। और ये ना इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट, पूरे प्रयोग को निर्वात में बंद कर दिया जा। यूं नहीं है कि खुले में एक्सपेरिमेंट होगा, नहीं, खुले निर्वात में क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए बंद कर दिया गया, जब सोने के कण ना अगर ये वायु होती हैं तो सोने जो अल्फा कण जा रहे थे, अल्फा कण ने इससे तो स्वर्ण पत्र तो बाद में टकराते, पहले वायु तो टकरा जाते, और जब वायु तो टकरा जाते ना तो ऊर्जा का ह्रास हो जाता, फिर ऊर्जा का ह्रास हो जाता तो फिर कम मात्रा में स्वर्ण पत्र दिखाई देते, इतने नहीं दिखाई देते, एक्सपेरिमेंट में फर्क पड़ जाता हमारे। तो ये सारा का सारा काम ना एक वैक्यूम में करा गया, निर्वात में करा गया जान पूछ कर। समझ में आया बात? या और ये संसूचक सूक्ष्मदर्शी लगा हुआ, इसकी सहायता से ही गिना जा कि कितने कितने अल्फा कण तो सोने की पन्नी तो टकरा कर सीधे जा रहे, कितने ऐसे जो वापस लौट गए, ऐसा समझ लो, और कितने ऐसे जो ऊपर चले गए, कितने ऐसे जो नीचे चले गए, ऐसा समझ लो। यानी संसूचक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ना अल्फा कणों को गिना जाता। कोई पूछे संसूचक सूक्ष्मदर्शी हो, इसका काम क्या है उसमें? इसका काम हो अल्फा कणों को गिनना। कौन से गिनना?
काउंटिंग करना उनकी कितने अल्फा कण सीधे गए और कितने टकरा के वापस लौट गए, उनकी गिनती करना इसका ही काम हो। और इसके अंदर ना इस टाइप का कैमरा लगा हुआ हो, ऐसे समझ जो चारों तरफ देख सकता हो, समझ आई। तुम तो लगा बस एक जगह स्टेबल है, नहीं, इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ इधर भी देख सका, इधर भी चारों तरफ चेकिंग कर लगाओ, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो। समझ आई बात है। तुम तो लगे इतना छोटा सा है, तेरे में कैसे देख लो, समझ आई। अब लेकिन बहुत दूर तक का दिखाई दे उसके अंदर, हो नहीं ऐसा विवर्तन की घटना के कारण, ये विवर्तन की घटना ही तो होया। ऐसा समझ, जैसे मैं गेट खोल दूँ ऐसे समझ, जैसे गेट खोल लिया मैंने, तो अगर यहाँ अंधेरा होता तो जो प्रकाश जागा, प्रकाश इतने में को जागा कि फैल का जागा सारा, ऐसा थोड़ा ही होगा कि गेट के इतने में प्रकाश जा रहा है। ऐसा ये तो विवर्तन की घटना हो, समझ की बात है। तो प्रकाश फैल जा टकरा कर, विवर्तन नारे में पढ़ाऊंगा विवर्तन के बारे में, समझ में आया, ठीक। तो ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई। अब हम किसके बारे में लिखेंगे, संसूचक सूक्ष्मदर्शी, हेडिंग बनाओ, तीसरी हेडिंग संसूचक सूक्ष्मदर्शी बना ली। लिखो इसमें जिंक सल्फाइड का ZnS, इसमें एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा होता है। यह एक घूमने वाला संसूचक है, इसमें जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा होता है, यह एक घूमने वाला संसूचक है। ठीक, कुछ इसका काम क्या हो, लिखो इसकी सहायता से, इसकी सहायता से किसी भी दिशा में जाने वाले, किसी भी दिशा में जाने वाले अल्फा कणों को गिना जाता है। इसकी सहायता से किसी भी दिशा में जाने वाले अल्फा कणों को गिना जाता है। इसकी सहायता से किसी भी दिशा में जाने वाले अल्फा कणों को गिना जाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, गिना जाता है, लिख दिया। लिखो इस पूरे प्रयोग को निर्वात में बंद कर दिया जाता है, इस पूरे प्रयोग को निर्वात में बंद कर दिया जाता है, इस पूरे प्रयोग को निर्वात में बंद कर दिया जाता है, इस पूरे प्रयोग को निर्वात में बंद कर दिया जाता है, इस पूरे प्रयोग को निर्वात में बंद कर दिया जाता है, ताकि अल्फा कण, ताकि अल्फा कण, अल्फा कण वायु से टकराकर, अल्फा कण का वायु से टकराकर, ताकि अल्फा कण का वायु से टकराकर, वायु से टकराकर ऊर्जा का ह्रास ना हो, ऊर्जा का ह्रास ना हो, ह्रास मतलब हानि, ऊर्जा का ह्रास ना हो। यूं तो तेरी महफिल में ओ माही कितनी दफा हमें आए। अब सवाल है यार, इससे क्या ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट तो करके बैठ गए हम, ऑब्जर्व क्या किया गया, कंक्लूजन क्या निकल गया, परीक्षण क्या निकला, परीक्षण क्या निकला इसका, इसका एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या निकला। तो कॉपी में हेडिंग बना लो अब कि क्या इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो कॉपी में हेडिंग बनाओ, प्रेक्षक, प्रेक्षण एवं निष्कर्ष, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन एवं कंक्लूजन, प्रेक्षण, प्रेक्षण एवं निष्कर्ष। ये सोने की पन्नी नहीं आती, तो सोने की पन्नी में परमाणु होंगे, परमाणु होंगे उसके, तो बहुत बारीक रखा गया जान पूछ कर, हर चीज परमाणु तो बनी हुई। डाल्टन पहले बता चुके बात, तो डाल्टन बता चुके, टॉमसन बता चुके, तो मान ले सोने की पन्नी का परमाणु ये है, ये सोने की पन्नी का परमाणु। ठीक, जो इधर तो पता क्या आ रहा, इधर तारे अल्फा कण का पुंज आ रहा पूरा पूरा, बहुत भीड़ आ रही है अल्फा कणों की, समझ आई बात है। जब अल्फा कणों की भीड़ आ रही है ना, ठीक, अच्छा इस सोने की पन्नी इसे मानना है, समझ में आई बात, इसे मानना सोने की पन्नी है, इसे मानना, समझ में आई बात है, या यहाँ समझ लो, इसे आसान भाषा में से समझ लो। इतना सोने की पन्नी का परमाणु है, इससे गुजरे देखो अल्फा कण आई है, ये है अल्फा कण, यहाँ समझा रहा हूँ अपनी बात को मैं। अब क्या निष्कर्ष निकला, ये सबसे बड़ी खास बात है, गीगार तथा मार्सजन ने यहाँ क्या देखा, अब यहाँ पता लगाएगा तुम्हें क्या निष्कर्ष निकला। हाँ,
कुछ जैसे सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, सीधे। एक तो ऐसा टकरा के वापस ही लौट गया सीधा, इधर आया था दोबारा वापस लौट गया, ये भी टकरा के दो वापस लौट गया। पता लग रहा क्या हो रहा है? साफ साफ बनाना तुम अच्छी तरह, मैं तो तुमको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। बता क्या बताया? यू कह रहा जो निष्कर्ष निकल गया, हैरान कर दिया। अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे निकल रहे थे, सीधे। सोने की पन्नी देने उसके परमाणु थे। अब जब सोने की पन्नी के परमाणु थे, ये अल्फा, इसे अल्फा किरण पुंज बोलते हैं। अल्फा कण, अल्फा किरण पुंज या कण पुंज बोलते हैं। पुंज का मतलब भीड़ अल्फा कणों की। यहाँ पुत्र लिख दिया, बताओ। तो अल्फा कण जो पुंज है ना, जब इसे सोने की पन्नी से गुजारा गया तो पता क्या हुआ? ये चेक करा गया संसूचक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि कुछ अल्फा कण तो ऐसे थे कि अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए, सोने की पन्नी तो कोई असर नहीं पड़ा। अधिकांश अल्फा कण, जैसे 100 अल्फा कण गुजरे, 100 मतलब 90 समझ लो सीधे निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इसका मतलब, और ये क्या है, पूरा का पूरा परमाणु, क्योंकि परमाणु खोज पहले हो चुकी थी, उसकी संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए आया हो, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो उसने बताया कि बेटे परमाणु पता क्या है, जब कोई चीज सीधी निकल जा रही, इसका मतलब रास्ते में कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु ना, उसका अधिकांश भाग खोखला। हाँ, परमाणु का अधिकांश भाग, बहुत सारे कण सीधे निकल गए, तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। तो पहला निष्कर्ष निकाला। और रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने बुलाया उस गीगर तथा मार्सजन को, देख क्या हो रहा है जी? गुरुजी बहुत सारे अल्फा कण सीधे जा रहे हैं जी। अच्छा, उसने कहा कुछ वापस भी लौट रहे जी? हाँ गुरुजी, एक तो ऐसा जो बीच वाले भाग से टकरा कर वापस लौट रहा। तो फिर से निष्कर्ष निकल आया कि इसके परमाणु के भीतर ना ऐसी कोई चीज है जो ठोस, उससे टकरा कर वापस लौट जा, उसका नाम नाभिक रखा है। घुस के दिमाग में बात आने लगी। दूसरी खास बात, ये एक आधा था जो कुछ कण तो टकरा के वापस लौट रहे, किसी कुछ ऐसे कण थे जो किसी मोड़ में मुड़ रहे थे। 20,000 मतलब एक अल्फा कण ऐसा निकला। 20,000 मतलब लगभग एक अल्फा कण ऐसा निकला जो अंदर वाले बीच वाले भाग से टकरा के वापस लौट गया। यानी परमाणु के अंदर न कुछ ऐसा ठोस चीज है, ऐसा समझ, जिस तक टकरा के अल्फा कण वापस लौट रहा। और जो ठोस चीज है ना, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, परमाणु का सारा भार उस पर है, टिका हुआ, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला हो। यही तो निष्कर्ष निकल का है। देखते रहे, चेक करते रहे, उन्होंने देखा भाई कितने सारे अल्फा कण सीधे निकल गए। अल्फा कण निकले, कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ टकरा के वापस लौट गए। अब एक तो टकरा के सीधा वापस ही लौट गया जिस हम आया था, और कुछ किसी कोण में मुड़ गए, कुछ किसी कोण में मुड़ गए, कुछ टकरा के वापस लौट गए। 20,000 मतलब एक अल्फा कण सीधा वापस लौट गया। समझ में आया बात है? 20,000 मतलब एक अल्फा। और बाकी अधिकांश तो सीधे निकल गए। और जब सीधे निकलना है क्या मतलब हो, अगर परमाणु नहीं पूरा का पूरा, इसका मतलब इसका बहुत सारा भाग खाली पड़ा हुआ, रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, बस बीच वाले भाग को छोड़ दो। और इससे तो निष्कर्ष निकाला परमाणु के बारे में कि बेटे परमाणु न उसका अधिकांश भाग खोखला हो, उसके केंद्र पर एक छोटा सा स्थान और सारा का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित रहा। वो टकरा का हमारा एक अल्फा कण वापस लौट रहा था, इसका मतलब उस स्थान का नाम रख दिया इन्होंने न्यूक्लियस, नाभिक। पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर नाभिक नहीं है। और अब यही थ्योरी चल रही है आजकल, देख लो तुम, डीएनए के अंदर भी नाभिक हो, न्यूक्लियस हो उसके अंदर भी, शरीर की बॉडी के अंदर भी, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, फिजिक्स पढ़ने के बाद सारे सब्जेक्ट खुलेंगे, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हर एक्सपेरिमेंट अधूरा, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, कुछ भी पढ़ लो दुनिया में जाकर, कहीं भी कोई भी रिसर्च कर लो। अब इससे ये बात सिद्ध हो चुकी कि प्रत्येक चीज के भीतर परमाणु हो और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला हो, और खोखला हो उसके परमाणु का सारा वजन भार उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है, इकट्ठा रहता। उस छोटे से भाग को हम नाभिक कहते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस। आज समझ, यदि यह बात अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से पता लगी, समझ में आया बात? या तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया होगा, जहर की तरह जा रहा होगा धीरे धीरे धीरे। समझ आई बात? रटने वाली कुछ बात तो नहीं है इसमें, भाषा इतनी आसान और सरल कि इसमें कुछ रटने का है ही नहीं। क्यों भाई? पर बात सही बात है, गलत बात है? तो निष्कर्ष निकल रहे, तो पहला निष्कर्ष क्यों निकल रहा है तुमसे पूछूंगा। गुरुजी आपने बताया, हमें बताया
किसमें देखा गया था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता को ये देखा गया था कि जो परमाणु है ना, सोने की पन्नी के परमाणु, कुछ अल्फा कण ना सीधे वापस लौट जा रहे थे, 20,000 में थे, एक अल्फा कण सीधा वापस पीछे लौट गया, और कुछ ऐसे थे, अधिकांश तो ऐसे थे जो परमाणु तो बिल्कुल सीधे निकल गए। गुरुजी से निष्कर्ष निकल गया कि परमाणु का ना अधिकांश भाग खोखला, ऐसा समझ लो। अरे कुछ जो वापस लौट के वापस किसी से टकरा के तो वापस लौटा होगा, भाई तुम मार दे बारात में खाना खान चले, आज रास्ते में तुम्हें टोक लिया, ऐसा समझ में कह रहे मुझे बीच में टोक दिया, मैं नहीं खाता है खाना, नहीं यहाँ से टकरा के वापस लौट जाओगे तो रास्ते में, और वहाँ कोई है नहीं देखा क्या पहले बचपन में जब छोटे छोटे थे तो कैसे चेक करके जाओगे, कोई रोकने का तो नहीं प्लेट ठाकते हुए, ऐसे समझ में, मतलब आज जो तोहिन थी ना वह हिल नहीं जाती बिल्कुल भी पता लग रहा पीरिन सर को रास्ते में रोक लिया, भाई प्लेट साफ करवा रखी बात समझ में आई। तो इसका मतलब बीच में अवरोध पैदा होगा, समझ में बात है। एक कैंडिडेट वहीं खड़ा रहा था, लट लेकर खड़ा रहा था पूरा, समझ में आया बात है। तुमने तो तेरी भी नहीं छोड़ दी किसी की है, ऐसी कोई तेरी ना जिसमें खाना खाने जाते तेरी तीजा कुछ नहीं छोड़ते इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये निष्कर्ष निकल गया, और ये बहुत सारे निष्कर्ष निकल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे ना। मैंने कहा देखो इसकी सहायता तो हम गिन लेंगे ना। अब ये जो निष्कर्ष निकल गया है ना, मैं चाहता हूँ ये निष्कर्ष तो काम के, नहीं तो प्रयोग किस काम का जब तुम्हें निष्कर्ष नहीं पता। तो पहला निष्कर्ष निकल गया, पहला निष्कर्ष ये लिखना भी कि निष्कर्ष में निकल गया अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी क्या दो, सोने की पत्ती क्या दो, सोने की पत्ती से बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं अधिकांश अल्फा कण, ऐसा समझो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। होलो 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 ले लो, नहीं होलो क्या है, होलो खोखला, याद रखिए बात। यार ढोलो नहीं है, याद रखिए बात। यार कोई दिक्कत तो नहीं है तक। तो नंबर फर्स्ट निष्कर्ष लिखो, पहला निष्कर्ष लिखो अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से पत्ती से लिख दिया, बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं, बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। लिख लिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, होलो। चुपचाप बैठा रहा, खोखले तो जिंदगी होगी तेरी। एक काम करो, वाला डायग्राम बनाने वाला, जल्दी फटाफट, फास्ट, कम ऑन बेबी। निष्कर्ष निकल गया। पहली बार थारी समझ में कुछ आ रहा होगा। एक बच्चे का नंबर लगाऊं, तुम्हें क्या क्या बताया, सबका नंबर लगाऊंगा इस एक्सपेरिमेंट पर। क्या निष्कर्ष निकल गया जी बताओ। जाने नहीं देंगे तुझे पहले निष्कर्ष समझ में आया।
अच्छा ये बताओ 90 डिग्री कोण कैसे बनता है? ऐसा। अब ये बताओ ये कोण 90 डिग्री ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो और भी ज्यादा हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री ज्यादा, ये जो अल्फा कोण टकरा के वापस लौट रहा है 90 डिग्री ज्यादा कोण वापस लौट रहा है, ये बात बुझा रही है क्या? ये जो अल्फा कोण वापस टकरा के लौट रहा है तो 90 डिग्री, और कुछ तो ऐसा टकरा है सीधा वापस लौट गया, एक आधा तो ऐसा हो उसमें तो खतरनाक तरीके से बल लगेगा, सीधा नाभिक में जाके माथा मारा धप पद्दे से सीधा वापस। आज समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो टकरा के वापस लौट गया, अब होगा क्या? ध्यान सुनना। दूसरा निष्कर्ष, दूसरे निष्कर्ष में ये बात लिखनी, ये है क्या है? अल्फा कण। अल्फा कण जब स्वर्ण पत्र से टकराते हैं, ध्यान से सुने ना, अल्फा कण जब स्वर्ण पत्र से टकराते हैं, स्वर्ण पत्र के परमाणु से टकराते हैं, अल्फा कण जब सोने की पत्ती के परमाणु से टकराते हैं, बात वही है, अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी भाषा में। अल्फा किरण पुंज या अल्फा कण या अल्फा किरणें एक ही मतलब है सबका। जब सोने की पत्ती के परमाणु से टकराते हैं, सुन लेना ध्यान से, गौर फरमाना, टकराते हैं तो वे सभी दिशाओं में परिकीर्णित हो जाते हैं। सभी दिशाओं का मतलब ये सभी कोण पर परिकीर्णित होते हैं। सभी कोण का मतलब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जाएगा, ये बात याद आएगी। लेकिन कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर परिकीर्णित होते हैं। समझ में आई बात है? कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर परिकीर्णित होते हैं। ब्राइट में लिखना इसके 20,000 में से एक। कितना? 20,000 में से एक। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो इस बात को। दोबारा समझा रहा हूं, सुनूंगा क्या बताया? अल्फा किरण या अल्फा कण जब सोने की पत्ती से टकराते हैं, सोने की पत्ती के परमाणु से टकराते हैं, अल्फा किरण जब सोने की पत्ती के परमाणु से टकराते हैं तो उनमें से सभी कण, सभी अल्फा कण सभी कोण पर परिकीर्णित होते हैं। सभी कोण पर, समझ गए ना? सभी कोण पर परिकीर्णित होते हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर, 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर परिकीर्णित होते हैं। ब्राइट में 20,000 में से एक। लेकिन कोई अल्फा कण किसी अल्फा कण पर इतना शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल लगता है, इतना शक्तिशाली प्रतिकर्षण लगता है कि वह वापस लौट जाता है। टकराया, वापस लौट गया। परंतु किसी अल्फा कण पर इतना शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल ऐसे लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है और वो वापस लौट जाता है। समझ में आए बात? या ठीक? दिक्कत तो नहीं है? ये निष्कर्ष निकल गया है सारे, ये सब यहाँ को देखा जा रहा है, इसमें को घुमा के इसका पर्दा सा। बात समझ में आई है? मैं दोबारा ये पूरी लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। और अगर तुम इससे कंफ्यूज हो ना, मैं कैमरा बंद करूँ तुम्हें मारूंगा। फिर दूसरे निष्कर्ष में लिखना, अल्फा किरण या अल्फा कण या अल्फा किरणें, ये अल्फा किरण पुंज जब सोने की पत्ती के परमाणु से टकराते हैं तो वे सभी दिशाओं में सभी कोण पर परिकीर्णित हो जाते हैं। या इसी बात को कह सकते हैं सभी दिशाओं में परिकीर्णित हो जाते हैं, या तो नहीं कहते सभी दिशाओं में परिकीर्णित हो जाते हैं, या नहीं कहते सभी कोण पर परिकीर्णित हो जाते हैं। बात वही बदल लगो, ठीक? बोल लगे राइन। लेकिन कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर परिकीर्णित होते हैं। ब्रैकेट में 20,000 में से एक। याद रहा ये बात है, कोई दिक्कत? परंतु किसी अल्फा कण पर इतना तीव्रगामी प्रतिकर्षण बल लगता है, तेजी के साथ, तीव्रगामी का मतलब, परंतु किसी अल्फा कण पर इतना तीव्रगामी प्रतिकर्षण बल लगता है कि वो टकराकर सीधा वापस लौट जाता है। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बता क्या बताया? फिर बैठ जाओ। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर कोई ठोस चीज है, ऐसा वजह जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परमाणु के अंदर ऐसी कोई ठोस चीज है जिसका द्रव्यमान अधिक है, समझ आई बात है? ठीक, उसका नाम रख दिया गया है न्यूक्लियस। हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? और जो नाभिक का आकार है ना, वो 10 की घात माइनस के ना, नाभिक का आकार है 10 की घात माइनस के 14 मीटर की कोटि का हो। अब परमाणु का आकार पता कितना हो? 10 की घात माइनस के 10 मीटर।
अब नाभिक का आकार, नाभिक का ये नाभिक और ये परमाणु, ऐसे नाभिक का आकार कितना 10 की घात माइनस के 14 मीटर। ये क्या होगा, ये बड़ा होगा या छोटा होगा आकार, घात माइनस में जितनी बड़ी दिखाई देगी ना इतना ही छोटा होगा, जितनी घात माइनस में बड़ी दिखाई देगी ना इतना ही छोटा होगा। ये बहुत छोटा और ये बड़ा, अगर मैंने कर दिया ना माइनस के 6, ये और बड़ा हो जाएगा। तो घात जितनी माइनस में छोटी होगी ना इतनी बड़ी होगी, ऐसे जितनी छोटी होगी इतनी बड़ी होगी, जितनी छोटी होगी इतनी बड़ी होगी घात, और जितनी बड़ी होगी इतनी छोटी होगी। याद रहेगी बात ये, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पता करा गया कि नाभिक का आकार ना 10 की घात माइनस के, नाभिक का आकार 10 की घात माइनस के 14 मीटर की कोटि का हो, और जो परमाणु का आकार है 10 की घात माइनस के 10 मीटर की कोटि का हो। इससे निष्कर्ष निकला, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अगर मैं इसके बट्टे में से रख दूँ, ध्यान से सुनो, इसके बट्टे में से रख दूँ तो क्या होगा, देखो क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब बताओ नाभिक का आकार कितना बताया मैंने, नाभिक का आकार बता, 10 की घात माइनस के 14 मीटर। बटे में लेके जाओ उसके 10 की घात लिख दो माइनस के 10, दोनों ही तुलना कर रहे कि दोनों में बड़ा कौन है। ये बात हमें पता, दोनों में परमाणु बड़ा आया समझ में, और इसका आकार कितना और इसका आकार कितना, दोनों ही तुलना करके देख रहे। तो जब तुलना करके देखोगे तो बैठेगा घात ऊपर जाकर प्लस क्यों जाएगी, तो बैठेगा 10 की घात माइनस के 4, ये बैठेगा क्योंकि माइनस की ऊपर जाकर प्लस की जाएगी। तो एक बटा कितना बैठेगा 10 की घात 4, 1 2 3 4 बैठेगा नहीं बैठेगा, इसे ऐसे लिख सके नहीं, 1 बटा 10 की घात 4 को ऐसे लिख सके 1 बटा 10 ऐसा 1 2 3 4 10,000 बैठेगा। यानी इसका मतलब, इसका ये मतलब परमाणु ये क्या है, नाभिक, नाभिक के आकार का 1 बटा 10,000वां हिस्सा, एक यानी नाभिक का आकार का, अगर नाभिक को ना नाभिक के 10,000 हिस्से बांटोगे, नाभिक को 10,000 हिस्सों में बांट दिया, परमाणु को 10,000 हिस्सों में बांट दिया तुमने, उसका जो एक हिस्सा होगा ना जो समझो वो नाभिक, इतना छोटा परमाणु, नाभिक इतना छोटा। दोबारा फिर समझ लो, परमाणु ये नाभिक हमारा, परमाणु को 10,000 हिस्सों में बांट दिया तुमने, कितने हिस्सों में, 10,000 और एक हिस्सा जो बचेगा ना वो नाभिक क्या आकार का। अब सोच लो नाभिक कितना छोटा, ऐसे समझ में पता लग गया। इस तरीके से निकल गया कि नाभिक कितना छोटा, और नाभिक पता कहाँ है वो, उसी केंद्र पर है वो परमाणु के। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में बताई गई, बस मैं इसे अच्छी तरह समझा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बैठ कर कहानी सुनाई जा रही है, बैठ कर बातचीत चल रही, मीटिंग चल रही है यहाँ से, समझ में आया बात। ये और तो मेहमान की रिवाई कर हाथ माथ धर के बैठे हैं सारे, ठीक है, वही कह रहा है, यही हो रहा है, वो क्या और क्या हो रहा है, समझ में आई बात है। थोड़ी देर बाद फिर तुम चाय से पियो फिर बैठ जाओ, समझ में आया बात। ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी कितने पॉइंट लिखे तुमने, एक ही लिखा, समझने में बहुत टाइम लगा। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा निष्कर्ष लिखो। अल्फा कण सभी कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, अल्फा कण सभी कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। अल्फा कण सभी कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, लिख दिया, ठीक है। तो नहीं यहाँ तक। कुछ अल्फा कण ब्रैकेट में लिखो 20,000 में से एक, कुछ अल्फा कण पहले ब्रैकेट में लिखो 20,000 में से एक, ब्रैकेट बंद कर दो, लिख दिया। कुछ अल्फा कण ब्रैकेट में क्या लिखा है 20,000 में से, लिख दिया। कुछ अल्फा कण ब्रैकेट में क्या लिखा है 20,000 में से एक 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। लिख दिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर कोई ठोस भाग है, कोई ठोस भाग है, कोई ठोस भाग है। क्योंकि किसी अल्फा कण पर इतना शक्तिशाली, इतना तीव्रगामी शक्तिशाली, क्योंकि किसी अल्फा कण पर इतना तीव्रगामी शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि किसी अल्फा कण पर इतना तीव्रगामी शक्तिशाली बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि किसी अल्फा कण पर इतना तीव्रगामी शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल लगता है, तीव्रगामी शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल लगता है
कि वह अल्फा कण वापस लौट जाता है। वापस लौट जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अब फिर निकला दोबारा, फिर इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से भाग पर केंद्रित रहता है। एक छोटे से स्थान पर लिख लो, चाहे भाग लिख लो, भाग के ब्रैकेट में लिख लो स्थान, एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार 10⁻⁴ मीटर की कोटि का होता है। लिख दिया, दिक्कत नहीं है तक। नाभिक का आकार 10⁻⁴ मीटर की कोटि का, लिख दिया। लिखो नाभिक का आकार परमाणु के आकार का 1/10,000, नाभिक का आकार परमाणु के आकार का 1/10,000वां भाग होता है। 1/10,000वां भाग होता है। ठीक, तुम बताओ 1/10,000वां भाग होगा। ये नाभिक परमाणु कितने हिस्से कर देने 10,000 हिस्से। एक हिस्से में क्या होगा नाभिक, बाकी से हिस्सा खाली नहीं होगा, और उन सब में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। देखो बाकी हिस्से में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी हिस्से में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब और समझो, बात जो बाकी समझ सको तो समझो दिल भर जानी, स्मृति के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। क्या हुआ बाबू, कुछ पूछना? दिल में कुछ आवाज आ रही है। छुट्टी करनी है? नहीं, अभी बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाया जाएगा। ये उधर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और रह रहा, देख लो। कितने निष्कर्ष हो गए? 2। तीसरा निष्कर्ष ही मान ले जाओ। देखो अब जो मैंने बात पीछे लिखवाई ना, मैं उसे दोबारा रिपीट करता हुआ चलूंगा, तुम समझ जाना क्या कह रहे। अब पता लग गया इसके नाभिक हो गया, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार का 10,000वां हिस्सा, याद रखना बात यार। इतना छोटा है नाभिक, परमाणु तो फिर बहुत बड़ा होगा यार, लेकिन वो बहुत छोटा दिखाई नहीं देता। सोचो नाभिक कितना छोटा होगा। अब तो इतनी भी थ्योरी आ गई, अब तो थ्योरी बदल चुकी, नई किताबों में छपकानी चाहिए। नाभिक को भी तोड़ा जा सके, परमाणु को भी तोड़ा जा सके, नई थ्योरी आई। नाभिक को तोड़कर बना, नाभिक को जब तोड़ दिया ना, नाभिक को तोड़कर तो ड्यूट्रॉन बट गया, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन उससे भी छोटे छोटे, डेका क्वार्क डेका क्वार्क उससे भी नीचे चले गए, उसे भी तोड़ दिया गया, उसे भी तोड़ दिया गया, उसके भी नीचे कुछ है। प्लास्टिक तो दिखाई देगा, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो अच्छा ये बताओ, कुछ अल्पा कण तो ऐसे थे जो सीधे गुजर गए थे,
लेकिन कुछ ऐसे थे सीधे गुजर गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो टकरा कर सब वापस लौट गए। जाने चाहिए ऐसा, इस कोण में मुड़ गए, इस कोण में मुड़ गए, इस कोण को हमने मान लिया फाई है, कितना, तो पेपर में ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता। उन कणों की संख्या ज्ञात करनी, उन अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करनी, पता करो जो किसी कोण पर प्रकीर्णित हो रहे थे, जो किसी कोण पर मुड़े जा रहे थे, ऐसे कुछ ऊपर भी होंगे, कैसे कुछ नीचे भी होंगे, ऐसे कितने थे, उनकी संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताओ। समझने का तुम सवाल क्या पूछे जा रहा है? सवाल ये पूछे जा रहा है कि भाई सोने की पन्नी तो परमाणु टकरा दे जाकर, टकराए जाकर, टकराने के बाद अगर मुझे पता करना हो किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए सूत्र बनाएगा। सूत्र जानना चाहते हो? बहुत आसान, बहुत आसान। एन फाई, इसका मतलब एन का मतलब नंबर, नंबर का मतलब संख्या, क्योंकि फाई कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, फाई कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या 1/, ये सूत्र हो, साइन की घात 4 साइन की घात 4 5/2, ये सूत्र हो, साइन की घात 4 5/2। कभी कभी इस पे पेपर में सवाल भी आया। अगर मैं कहने लगूँ बताओ 60 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या निकाल लो, तो तुम इसे हटा दोगे, यहाँ 60 रख दोगे, 60 को 2 तक काटोगे तो कितना आ जाएगा, 60 को 2 तक काट कर 30 हो जाएगा। और साइन 30 का मान कितना हो, 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, और 4 ऊपर भाग जाएगा, तो इसका मतलब 4 को 4 अल्फा कर दे क्या 16 होगा। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 होगा, भागी नहीं आता। हाँ तो ये तो कह रहा मैं, मैंने कैलकुलेशन में सवाल थोड़ा ही करके दिखा रहा हूँ, मैं तरीका समझा रहा हूँ, भावना नहीं समझने कहीं 60 ही देगा पेपर में। उन्होंने पता मैं जब से ये डेरिवेशन कर रहा है, पता कब से जब घिसर के चलते होंगे तुम सारे, यहाँ देख लो एन, तो सुनो क्या बताया मैंने, अरे भाई इधर देख लो यार, ये गगन उस टाइम पर रतनदीप में जावा थे, रतनदीप में गया ना घिसर का। चलो अच्छा ये बताओ, मुझे ये क्या बोला गुरुजी आपने बताया कुछ अल्फा कण तो ऐसे थे जो सीधे निकल गए, आधे तो ऐसे बैठे होंगे, उन्हें समझ में आ रहा कुछ सीधे निकल गए कुछ मुड़ गए और सब बाबू जरा बोल, ये आना समझ में, कुछ सीधे निकल गए और कुछ भाग गए। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? कुछ टकरा वापस लौट गए, तो कुछ ऐसे सीधे निकल गए, ज्यादा सीधे निकले टकरा के वापस लौटते। इस तरह इसका पता चला तुम्हें, कौन खोखला आया तो होलो, परमाणु का आकार होलो, खोखला, याद रहे। कुछ ऐसे जो किसी कोण वापस मुड़ गए, तो किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले, नियम बता रहा हूं, किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या साइन की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या साइन की घात 4 के 5/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रहेगी बात? है देखो, ये वाला चित्र बनाओ और जो भी इसके बाद बता रहा हूं वो लिखो। तीसरा पॉइंट, आज भी ख्याल तेरा मुझे, चलो सोने नहीं को दिक्कत नहीं। देखो किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले, किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वालों की संख्या लिखा, देखो क्या लिखा, किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या, किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, यो ये किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या
साइन की घात 4 के लिखो। ये साइन की घात 4 के 5/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये करके दिखाओ जी। ये एक वक्त था जब करा तेरा इंतजार, और आज भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। बाबू सोने इधर देखो, देखो रे बाबू सोने इधर देखो, ये समझ में आया क्या? उसके बाद देखो रदरफोर्ड ने क्या क्या किया। चौथे नंबर का देख लो। ए रे वीर सिंह के इधर देखो। अच्छा तू वीडियो बने पापा को दिखा दे यार। रास्ते में पकड़ लगे नहीं तो मुझे। चौथे नंबर का देखो, चौथे नंबर का। ओ यार बंगलू के यार तू क्या है? तेरे पापा का नाम बहुत फेमस है। मैं किस मामले में था यह बता नहीं सकता, गाली के मामले। रिकॉर्ड बना रखे उन्होंने। चौथे नंबर का पॉइंट अलग अलग। अच्छा रदरफोर्ड ने ना क्या केवल सोने की पन्नी रखी थी, यहाँ से दिमाग घूम गया उसका, कह रहा लोहे की पन्नी लाओगे। लोहे की पन्नी उठा ले गया। जैसे लोहे की पन्नी उठा के ले गया, उसके बाद पता क्या हुआ? फिर लेगा प्लेटिनम की पन्नी। यानी इसका मतलब उन धातु के जो पत्र थे, सोना तो धातु ही हो, स्वर्ण पत्र की जगह धातु अलग अलग धातु पत्र बदल के देखे। अब बदल के देखे तो उसने पता क्या पाया? उसने पाया कि जो इसके नाभिक अलग होगा, तो जो परमाणु था ना अलग अलग सोने की पन्नी बदल कर, सोने की पन्नी की जगह उन्होंने धातु की पन्नी, कोई सी धातु रख दी उसने, प्लेटिनम, सोना, चांदी, चमनप्राश, कुछ भी। और जैसे पन्नी बदल के देखी ना उसने, तो उसने पाया कि जो हो जितना ही ज्यादा तुम ऐसा रखोगे, नाभिक रखोगे जिस पर ज्यादा धनावेश होगा, धनावेश ऐसा पकड़ पर धनावेश हो, ऐसे जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में आवेश होगा, तो ज्यादा मात्रा में जिसका आवेश ज्यादा होगा ना, यूँ समझ जाओ उस पर इतने ज्यादा कोण टकरा के वापस लौटेंगे, ज्यादा कोण वापस लौट रहे थे। समझ में बात है भाई? इसके अगर सोने की पन्नी रखोगे उसके अंदर अलग धनावेश होगा, अगर रखोगे इसकी जगह दूसरी पन्नी रखोगे एल्यूमिनियम की, उसका अलग धनावेश होगा। तो सबका अलग अलग आवेश होगा, जब अलग अलग आवेश होगा, जिसका आवेश ज्यादा होगा उसमें तो ज्यादा कण टकरा के वापस लौट रहे थे। ये बात भी उसने पाई, निष्कर्ष में पाई यार। ऐसे समझ, और जब पाई तो फिर लिख ही लो, क्या जा रहा है, लिख लो। रदरफोर्ड ने, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, रदरफोर्ड ने अलग लिखो, रदरफोर्ड ने अलग अलग धातु पत्र बदलकर एक निश्चित दिशा में, लिख दिया ये, एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या की गणना की। रदरफोर्ड ने अलग अलग धातु पत्र बदलकर एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले, लिख दिया, अल्फा कणों की संख्या की गणना की। और यह पाया कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए नाभिकों में धनावेश की मात्रा, भिन्न भिन्न होती है। नाभिकों में धनावेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न धनावेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। देखो किसी नाभिक में धनावेश जितना अधिक होगा,
अच्छा जी, अल्फा कण उस नाभिक से, अल्फा कण उस नाभिक से थारे बज रहेगा, बज रहे इसमें आवाज कम कर जाएगा जा। रोड को कम कर ओ बंदे। क्या लिखा, किसी नाभिक में धनावेश जितना अधिक होगा अल्फा कण उस नाभिक से उतने ही बल से प्रतिकर्षित होगा, उतने ही बल से प्रतिकर्षित होगा। टूटने वाले दिल रोते हैं बार बार, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन है वो पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अर्धरदर फोड़ का जो परमाणु मॉडल था ये तो होगा भैया, निष्कर्ष में निकल चुके। ठीक, अब इसे ना हम कुछ शब्दों में निपटा कर फिर आगे बढ़ेंगे पेपर में कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन का उत्तर। पेपर में सिर्फ निष्कर्ष निकलेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आया ना तो फिर पूरा पूरा बोल लेंगे। अब पूछे रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल क्या है, तो फिर ये लिखोगे जो मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ कहाँ तक किस तरह कलाकारी खेलनी, ध्यान तो समझना ना अच्छे तरीके से। ये सारा खेल यहाँ तो उत्तर यहाँ तक मिलेगा इसका, पेपर में हर साल आता है फिक्स है। अब उसके बाद हम समझेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में भी दोष है, ये सारी घटनाएं भी नहीं समझा सका। समझ में आया बात यार, इसलिए से भी नकार दिया गया। फिर बाद में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई इसकी, जैसे परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु इसके अंदर एक नाभिक हो। समझ में आया बात यार, ये कुछ कुछ बातें एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन सारी चीज़ें नहीं समझा पाया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% पूर्ण नहीं है, कोई भी चीज़ याद रखना बात है। ठीक, चाहे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ले लो। नेपोलियन का नाम सुना, नाम नेपोलियन का, फ्रांस का रहने वाला था वो, और छोटी सी फैमिली से बिलोंग कर रहा था, बहुत छोटी सी फैमिली से। जब फ्रांस के अंदर ना उसने सपना क्या देखा, यूरोप के अंदर 28 देश आ गए, 28, और उसकी इच्छाएं कहते हैं कभी बढ़ रहती नहीं, लगातार बढ़ती रहा। अभी तुम्हारी इच्छा 12वीं पास कर लो, और जिन 12वीं पास होंगे ना पता क्या इच्छा हो जाएगी तुम्हारी, अब नौकरी लग जा। समझ की बात यार। फिर जब नौकरी की तराह होंगे तो उस तो जो वादा कर रखा है ना, समझ की बात यार, घर जाकर हाथ मांगूंगा मांगूंगी, ठीक है, फिर वो इच्छा। समझ में आया बात यार, खुश हो गए सारे के सारे। आपको किस तरह पता, इस अवस्था में यही हो क्या, समझ में आया बात यार। उसके बाद क्या करोगे, जब पूरी हो जाएगी सोचोगे एक सुंदर सा बच्चा पैदा हो जा, शादी भी होगी, चलो वो भी होगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो नेपोलियन की खास बात बता रहा हूँ तुम्हें, नेपोलियन की खास बात थी, नेपोलियन ने ना फ्रांस पर कब्जा करने का सपना देखा। फ्रांस के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करा, देश पड़े उसके अंदर बराबर में, उसकी कब्जा कर लिया उसने। 2 देश थे, इच्छाएं धीरे 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 बढ़ती रही। उसने सपना देखा, खतरनाक सेना थी उसके पास, आया समझ लो। फ्रांस की क्रांति उससे संबंधित है, पूरे यूरोप 28 के 28 देशों पर कब्जा कर लिया था उसने। इंग्लैंड को छोड़ दो, और जर्मनी पे भी कब्जा कर लिया था। जर्मनी उस टाइम पे बहुत ताकत हुआ करता था, 1804 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आया समझ में। अब मरते दम तक लड़ा 100 आदमियों को लेकर ना उन्होंने यूरोप की देश सेना पर कब्जा करा, 100 आदमियों को लेकर, केवल 100 सैनिकों को लेकर ना कम से कम 2.5 लाख सैनिकों को आतंक फैला दिया था उसने। कितना बड़ा साहस हुआ नेपोलियन के अंदर, है तो 3 बार लड़ा हो, तीनों बार हार गया लास्ट में जाकर। 1821 में ना बाद में जाकर उसे एक द्वीप पर छोड़ दिया गया, और द्वीप पर छोड़ने के बाद फिर वो वहीं मर गया। ऐसी कहानी थी नेपोलियन। जीवन काल में कभी मौका मिला ना तो नेपोलियन के बारे में जरूर पढ़ना, नेपोलियन के बारे में। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे पता क्या निष्कर्ष निकला, मरते दम तक हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और नेपोलियन ना भले युद्ध हारेगा, और आज मैं नेपोलियन की कहानी सुना रहा हूँ, और नेपोलियन को पढ़ाया जा रहा है। समझ की बात यार, हारा पता कौन, जो लड़ाई नहीं कभी, जिन्हें अपने आप को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। समझ में आया बात यार, इसे जीवन में संघर्ष। पता असली पढ़ाई कहाँ हो, असली पढ़ाई ना किताबों बनी होती नहीं, असली पढ़ाई जब हो जब जिंदगी इम्तहान लेना शुरू करो। समझ में आया बात यार, असली पढ़ाई तब शुरू होगी जब एग्जाम के बाहर, जब जिंदगी में इम्तहान होंगे, तब पढ़ाई शुरू हो।
वहाँ यूँ नहीं पूछते कि कौन सा सूत्र लगाएगा, कितने कोण पर परिकीर्णित हो रहे थे। समझ पाया बात? यहाँ पूछा अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कितना संघर्ष कर सकते हो तुम जीवन काल में। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बार फिर कहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, अनुशासन। फौज का नाम सुना, फौज का, सेना का, इंडियन आर्मी का। किसी से पूछना, आर्मी वाले बंदे थे, हमारे तो घर में इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, किसी से पूछ रहे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी जा रखे हैं ना, एक ही चीज़ बोलते हैं मैंने, फौज नहीं है, अनुशासन है। आया समझ में? सारा खेल अनुशासन का। और इंसान भी वही कामयाब हो जिसकी जिंदगी में अनुशासन हो। समझ में आया बात? या और अनुशासन में एक छोटा सा पन्ना दिखाना चाहता हूँ, तुम लेकर आया था मैं तुम्हें समझाने के लिए। ऐसा अनुशासन है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुशासनबद्ध व्यक्ति रहा हूँ। जो टाइम मुझे किसी काम पर करना तो करना। देखो मेरा टाइम टेबल फिक्स है, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, इसलिए नहीं दिखा रहा मैं टाइम टेबल फिक्स है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि पब्लिक करने की। तुम्हें समझा रहा हूँ मैं किस तरह टाइम टेबल सेट करता हूँ अपना। और जब टाइम टेबल नहीं सेट होता ना, तो दिन का टाइम टेबल सेट करो, बहुत जरूरी हो। अनुशासनबद्ध व्यक्ति, इसका क्या पता क्या मतलब हो? इसका ये मतलब तुम्हारा अगर तुम दूसरे कार्यों में लिप्त हो रहे हैं ना, तो तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा है ही नहीं, टारगेट इतना बड़ा किसी ओवर शैडो कर जा। तुम्हारा दिमाग कहीं और दौड़ रहा, तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें विचार फेंकेगा उल्टे सीधे बुरे। तुम सोचना जहां विचार फेंक रहा ना उसको रोक लो, वहीं हट भाग याद। समझ? टाइम टेबल इस तरह सेट करे जा पढ़ाई के लिए। मैंने सोचा मैं संडे आज 9:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, इसमें थोड़ा भी और ऊपर नीचे होगा ना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं टेस्ट लगाऊंगा। मैं एक दिन का टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ। जब मैं बहुत निगेटिविटी हो जाए, तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम निगेटिव हूँ बहुत। किसी कुछ कह दिया जब भी दिल पर लेता, कह रहा बस खुश तो है वो, किसी ने कुछ कह दिया बात कर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मजा आ रहा, मेरे बारे में बात तो कर रहा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पॉलिटिकल मैंने कहा रिवीजन करूँगा 2 घंटे बैठ कर, इसके बाद मेरा टाइम टेबल है, आज का टाइम टेबल ही हो। समझ में आया बात? तुम्हें समझा रहा हूँ किस तरह एक दिन का टाइम टेबल सेट करता हूँ मैं। जब हम एक हफ्ता नहीं संभाल सकते, 10 दिन नहीं संभाल सकते, 1 महीने का नहीं बना सकते, 1 दिन का टाइम टेबल बनाओ, भूल जाओ। 3 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, अभी क्या करना, खेल खत्म सारा का सारा। मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ूंगा, मुझे आज 2 क्लास देखनी, इसकी 3-3 घंटे की 2 क्लास पूरी समाप्त करनी। उसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ूंगा और चैप्टर ही पूरा समाप्त कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद मैं इन्वायरमेंट का पढ़ूंगा, उसकी अलग क्लास देखूंगा अपनी बैठ कर। ऐसा करके मुझे 12 तक बज ही जाएंगे। और जो फिर मैंने पढ़ा उसका सारा बैठ कर रिविजन करूँगा। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन रहना, अनुशासनबद्ध रहना। घुसरी दिमाग हुआ था, लेकिन रुक जाओ। उसके बाद मैंने सोचा कल को 6 फरवरी, देखो 6 फरवरी कल को मैंने सोचा अपना टाइम टेबल किस तरह सेट करूँगा। मैंने सोचा मैं 2 ही घंटे पढ़ाऊंगा, फालतू मेरे पर टाइम टेबल नहीं है। मैं 5:30 बजे पूरा उठ जाऊँगा। 5:30 बजे के बाद ना 6 बजे में 9th क्लास वालों उनका पेपर आ रहा है ना, उन्होंने हल्का समझा कर साइड में निकल दूंगा 2 घंटे। उसके बाद में 10th क्लास को 2 ही घंटे दूंगा। उसके बाद में 12वीं क्लास में घुस जाऊँगा, 3 घंटे पूरे दूंगा 12 बजे तक लास्ट बस। उसके बाद इनका कुछ होगा या नहीं होगा, समझ आएगी। जितना समझाना होगा मैं इसमें समझाऊंगा मैं। उसके बाद 12 के बाद मेरा टाइम स्टार्ट होगा, और जैसे स्टार्ट होगा टाइम टू टाइम स्टार्ट, और रात के 12 बजे खत्म होगा। एक दिन का टाइम टेबल सेट करना पड़ा। और मुझे जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ने, ये इसलिए नहीं दिखाया आया समझ कि मुझे पब्लिक करना नहीं, तुम्हें समझाने के लिए दिखाया कि 12वीं क्लास कैसे पास हो बेटे। समझ में आया? जितने भी महान लोग हैं ना दुनिया में, वे टाइम टेबल का अकॉर्डिंग चलते हैं। हिटलर का नाम सुना? आया समझ में? जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समोसा रामोसी द्वीप पर जाकर आत्महत्या करी ना, तो उसका टाइम टेबल उन्होंने कह दिया था, इस टाइम इतने बजे इतने सेकंड में आत्महत्या सुसाइड करें। तो वही टाइम था, वही जगह थी, वही स्थान था, टाइम फिक्स था। इतना अनुशासनबद्ध व्यक्ति होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा। तुमने अलार्म लगाया 5:30 बजे का, ऐसे बजे अलार्म लगाया 5:30 बजे का है, और रात को पढ़, तो दिमाग में पता क्या विचार आएगा, यार तू अभी तो सोया था थोड़ी देर पहले, चल बंद करके उठ जा। विचार फेंक रहा हो, उसे कहते चुग्गा डालना, और तुम फंस गए, अपना भी बेवकूफ बना लिया तुमने। समझ में एक बात है? इसका मतलब डिसिप्लिन कुछ नहीं है, सारा खेल अनुशासन का जिंदगी में। लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? कारण क्या है? क्यों नहीं बैठ रहा, क्यों नहीं मन लग रहा? इसका मतलब मैंने पहले ही कह रहा था कि तुम्हारा टारगेट इतना ऊंचा है ही नहीं। जो तुम्हारे जो आसपास के नेगेटिव विचार हैं उनके ऊपर को तैर जा, उन्हें नीचे दबा दो। तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम है ना, तुमने उसका पहाड़ बनाकर ऐसे रख रखा कि मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका खेल है इतना सा बदलाव। आवाज आई? आवाज आई? अब आई? क्या अंतर पता क्या अंतर है? जब मैंने ना उस पहली वाली लाइन को खींचा तो आवाज आई, और जब दूसरी लाइन को खींचा ना तो आवाज नहीं आई। मैंने सिर्फ इतना सा बदलाव करा, इतना सा बदलाव करा। इस सोच का खेल है सारा। 2 मिनट इधर और 2 मिनट के बाद इधर, इसका इतना सा खेल है सोच का
कि हम छोटा सा परिवर्तन करके बहुत बड़ा बदलाव ला सके। समझ गए? इतनी सी जिंदगी बदलनी। अब देख लो बाबू सोने को देखना, तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हारी बात 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक अगले महीने बोर्ड के पेपर चल जाएंगे, तो क्या तो उसमें कष्टूट तरीके से मेहनत कर लो। समझ में आए बात? या पता क्या है, इतना जज्बा होना चाहिए, रात को दिन और दिन को रात बना दो। जो कभी नहीं पढ़ा ना वो एक महीने में पढ़ ला, टहल का बचा दो। ये बकवास वाली बातें हो कि हम एक महीने में नहीं पढ़ सकते, एक महीने में वही पढ़े जो पेपर मांगा। किन्ने कहा तू पढ़ नहीं सकता? कौन कह रहा तू पास नहीं हो सकता? मैं ऐसे ऐसे 30 को जानता हूँ, मेरे पास 15 दिन पढ़े कुल, और फर्स्ट 350 नंबर, लेकिन 3.5 पढ़ा वही जो पेपर मांगा। उन्होंने अपना आप छांट लिए। पिछले साल लोग 5 के 5 पेपर उठा कर लिए, 5 के 5 पेपर सिर्फ वही पढ़ा जो पेपर मांगा। बकवास नहीं। 30 क्वेश्चन सर ने पेपर में, केवल 30 क्वेश्चन, और बस दिमाग में फिनोमेना बनाता चला जा रहा है। और भाई निकाय मैंने निशान लगा के दी, 30 के 30 रट गया। सीट दी 30, 60 के 60 पी गया, और पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन फंस गए। 60 क्वेश्चन थे सीट में, 60 के 60 पी गया। नंबर आए बड़े भयंकर भयंकर नंबर, 80 80 85 नंबर फिजिक्स में भी। ऐसा सभी में अच्छा रेडी था मेरे पास। समझ में आया बात? या तो एक और दूसरा था, पूरे साल भर पढ़ रहा था, पूरे साल भर यही रहा था धनौरी में कमरा लेकर। आया था कहाँ? पहाड़ था। समझ में आई? पॉलिटेक्निक की तैयारी करने खातिर मेरे पास आया, यहाँ धनौरी में कमरा लेकर रह रहा। समझ में आई बात? या वो रिश्तेदार में थोड़ा टाइप में होता, फ़ोन करके मुझे बुलाया गया। मैंने कहा उसके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है पैसे दे देंगे। आया और जैसे ही बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा क्या कर रहा, देखा क्या 4-5 जोड़े लग निकाल कर बैठा हुआ। कहाँ जाना है सर? मैंने कहा 12वीं की तैयारी करने आया, क्या करना है? पॉलिटेक्निक की तैयारी करने आया तू? तो उस टाइम में पॉलिटेक्निक का पढ़ा था बहुत ज़्यादा, पॉलिटेक्निक की तैयारी करने आया था मेरे पास। वो मुझे पैसे चाहिए थे उसके। बाप ने फ़ोन करा मुझे, पहुंचा उसके पास। पहले मैंने कहा हाँ भाई तेरा ही नाम है? तेरा नाम सुधांशु तेरा ही नाम है? जी हाँ सुधांशु तो नहीं है मेरा नाम, जी सुधीर है मेरा नाम। अच्छा ठीक है सुधीर है। आए गए, देखा जोड़े लगा रखे 4 जोड़े। मैंने कहाँ गया था? तो कह रहे गुरु जी मैं विशाल मेगा मार्ट में गया था और कपड़े लाया हूँ खरीद कर। मैंने कहाँ जाना? अगर ट्यूशन टासन जाना होगा। जो कहा नहीं दोस्त की शादी उसमें जाना। मैंने इसके बाप को फ़ोन करा। मैंने कहा तेरे लौंडा पास नहीं होना, ये फालतू पैसा बर्बाद कर रहा तू, ये लाया कि नहीं आया? पॉलिटेक्निक में छोड़ दो, इसका जिंदगी में कहीं 3rd 4th क्लास में नंबर नहीं आने का। ठीक, इसे अपने घर वापस बुला लो। उसके बाप ने ठहर वापस बुला लिया सीधा। क्यों कहा मैंने? हालत ही ऐसी थी ना उसकी। पूरे दिन में क्या कर रहे तुम, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम सब बता दे, तुम क्या है, कहाँ तक जाओगे तुम जिंदगी में। जो तुम कर रहे वो तो तुम्हें बताना तुम क्या चीज़ हो वास्तविक रूप में, और जो तुम कर रहे इसे लेकर तुम कहाँ तक जा सकते हो, कितना बड़ा सोचते हो। क्या तुम अधिकारी बन जाओगे? क्या तुम CDS क्लियर कर लोगे? क्या तुम एयरफोर्स में कोई ऑफिसर बन जाओगे जाकर? अगर ये चलता रहा जो चल रहा है डेली कंटिन्यू चल रहा है, सोच लो कहाँ तक जाओगे। अभी तो तुम्हारी सोच इतनी बड़ी होगी बस सरकारी नौकरी मिल जाए। अब पता तुम्हारा पोटेंशियल उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी तो कुछ नहीं है। वो रद्दी कागज का टुकड़ा मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। और जब मैं सरकारी नौकरी वाले किसी को देखता हूँ ना, सोचता हूँ मैं सरकारी नौकरी नहीं करी तो ज़्यादा ही बेहतर है। और वो उससे बात करता हूँ ना बैठ कर, ऐसा लगता कि उसे बंद कराना पड़ेगा, आज़ादी नहीं है उसे। तो उसका अलग मानना, मेरा अलग मानना। समझ में आया बात? या सारा खेल किसका? अनुशासन का। अपनी ज़िंदगी में तुमने कैसा टाइम टेबल सेट कर रखा, दिन कहाँ जा रहा पूरा का पूरा। क्या तू सोचने में भी रहा उससे? नहीं, 5 घंटे का नहीं टाइम टेबल बनना, 2 घंटे का बना, अभी बना कि 2 घंटे बैठ कर यो पढ़ेगा, इस चैप्टर को पक्का करेगा। समझ में आया बात? या इसमें तो पेपर में आगा और तुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो सामने मॉडल रख कर बैठ, इसमें तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आ चुका है, बार बार आ रहा, चल कोला कर लिया उसे, चल पढ़ना शुरू कर दिया। कोई नहीं आने का समझाने, नहीं फेल हो गए ना तो बस शांति के साथ बहुत बुरी गुत्ती दिल पर। मैं बहुत सारे इंसानों को जानता हूँ ऐसे। मेरे पास एक आधा बच्चा फेल हो जाता था ना, तो फिर मुझे मिठाई खाते हुए मेरे अंदर तक यहाँ तक नहीं खपती, क्योंकि मैं तो पूरे साल भर मेहनत करता हूँ बच्चे के साथ। किसी को काट कर अपनी ज़िंदगी का 1 साल देना बहुत बड़ी बात हो। समझ में आया बात? या तुम्हारे लिए तो 1 साल है वो, भाई मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ। समझ में? अनुभवी व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में, पढ़ाते सब मैं सिखाता हूँ, मैं कई बार बता चुका तू। समझ में आया बात? या और ये नहीं है कि बस पढ़ाई नहीं, तो मुझे ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करा जाता, कैसे सर्वाइव करा जाएगा। ठीक, ऐसा टाइम टेबल सेट तैयार हुआ है सर हर दिन का, ऐसा कि हाँ ट्यूशन में इतना घंटे बिताऊंगा, इसके बाद दोस्त के साथ बस इससे फालतू नहीं, और गया 1 ही दिन का सेट करा सुना, और ये कल को आज काम निपटाना है यहाँ तक, इसका मुझे मैथ का पूरा कर लेना, इसका मुझे बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना, हिंदी आज भाई जी पढ़ा रहे ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो यहाँ से अपना खुद ही स्टार्ट करनी, जरा सा भी टाइम इधर नहीं खराब करना बिल्कुल भी।
अगर मार्कशीट में जितने नंबर लिखे गए यही लिखे रहेंगे, बढ़ने के नहीं। समझ में आई बात है। और वो जो मार्कशीट में नंबर होंगे वो तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। अगर मार्कशीट में ब्रांडेड नंबर होंगे तो कॉलेज मिलेगा बढ़िया वाला, टॉप का। समझ में आई बात है। सीईटी का एग्जाम हो, तुम्हें दोनों नहीं पता सीईटी का एग्जाम क्या हो 12वीं क्लास के बाद, जानकारी तो नहीं है? क्यों, सारा खेल तो नॉलेज का ही है। समझ में आई बात है। तो फिर तुम्हें समझाया जाएगा कि वहाँ 12वीं का परसेंटेज कितना मायने रखता हो। समझ में, फिर तुम्हें समझ में आई क्लास की याद आ गई। इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट वो सब था जो हम छोड़ कर भी चल रहे थे, वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो। समझ में आया बात है। नहीं तो तुम बेरोजगारों की फैक्ट्री में पैदा हो जाओ, बेरोजगारी फैक्ट्री में एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, इधर उधर इधर उधर। समझ में आई बात है। मैं देखता हूँ बच्चे पता कहाँ लग जाते हैं, कोई जाति मोड़ जा रहा है, मेरी जाति को ये कह दिया, कोई धर्म मोड़ जा, मेरे धर्म को ये कह दिया, यो काम हो तुम्हारा। फिर बेरोजगारों में फिर रहे हैं सारे के सारे, कोई यहाँ कोई वहाँ। इन पर ध्यान देना तुम्हारा टारगेट नहीं है ना, तो किसी की जाति तो मतलब, ना किसी के धर्म से मतलब, आया समझ में, ना किसी तो ये मतलब कि वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नहीं, सिर्फ अपने तो मतलब रखो अपने आप से। समझ में आया बात है। न्यूट्रल हो जाओ बस, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, आक्षेप नहीं लगाना। मैं देखा लड़कों को देखता हूँ क्या भविष्य होगा इसका। मैं एक कॉलेज में चला गया, पड़ोस की ही सी साइड में 4-5 लड़कियाँ बैठी हुई मडली लगा कर, और सेल्फी ऐसे ले रही है। उसकी माँ सोच रही होगी बाद घर बैठ कर जाकर, बस यहाँ कौन ले रहा है एडमिशन, यहाँ कौन लेगा, वो लेगा जो थका हुआ फैमिली से बिलोंग करे। एडमिशन क्यों लेगा यहाँ से, सरकारी में क्यों लेगा एडमिशन, इसमें जाकर इसलिए लेगा थकी हुई फैमिली से बिलोंग कर रहा। लड़की 4-5 लड़कियाँ बैठी हुई, एक को तो मैं जानता था, उसकी माता कंपनी में जाती है, जॉब करती है, और वह सेल्फी ले रही है पढ़ कर उनके साथ। सोच सकते हो तुम, उसकी माँ बेचारी कंपनी में काम कर रही और वह ले रही सेल्फी। मैं सोचा, उसे देखकर 2 मिनट रुक गया, सोचा यार क्या कर रही है जिंदगी में। उसकी माँ की उम्र 45 साल और माँ कंपनी में बेचारी काम करने पर लगी हुई, टिक टिक करने पर लगी हुई, पूरे 8 घंटे मेहनत करती है, पसीना भागती है, आया समझ में। और उसके बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, आज ये हो उनका, उसकी लड़की सेल्फी ले रही। समझ में आई बात। सेल्फी लेने के बाद दूसरे लड़के के साथ 1.5 घंटा में कॉलेज में रहा, 1.5 घंटा खड़े होकर उसके साथ बात कर दी। एक की कहानी नहीं आया, ऐसी बहुत कहानियां। समझ में आई बात। तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना। समझ में आई बात। इस वीडियो बन जाना तुम, ठीक। समझ में आया बात है। मैं पहले क्या था, तुम जो इच्छा हो ना इंसान की इच्छा, एक होती सेक्स की इच्छा। समझ में आया बात है। इस पर बात नहीं करना चाहते लोग, बचते हैं इससे। मुझे पता नहीं क्या बेबाक बातें कर रहा। समझ में आई बात बचते हैं इससे। और ये तो पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम। अरे भाई साहब, दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी दीवारों पर लिखा हुआ गुप्त रोगी मिले, एकमात्र देश है ऐसा। बचते हैं लोग, ऐसा समझ में। सागर दवा खाना फलाना यहाँ मिले, लिखा हुआ नहीं, एकमात्र देश है ऐसा तुम्हारा। ऐसा कहीं नहीं है किसी कंट्री में दुनिया में, क्योंकि हम बचते हैं टॉपिक होता। ये कक्षा 6 पढ़ा जाना चाहिए। मैं चैप्टर कक्षा 6 में बायोलॉजी के, उन्हें बंद कर दो पन्ना चित्र देख कर, क्या है वो। समझ में आया बात या। तो इसलिए हम बचते हैं। कहाँ बर्बाद हो रहे सब, यही बर्बाद। विचार कहाँ से आ रहा है, इस खोपड़ी से आ रहा है, पीछे तक इस खोपड़ी से आ रहा है। पकड़ लो विचार को, कहाँ जा रहा है। नहीं, ये नहीं करना, इसके लिए नहीं बना तू, या इसके लिए नहीं बनी तू। समझ आएगा। तुम दुनिया में आए ना, और यहाँ तुम बैठे इस क्लास को सुन रहे, स्पेशल हो तुम, याद रखना बात या। और जो स्पेशल नहीं है ना, घर पड़ा शांति से सो रहा है सब, 12वीं में वो भी है। समझ में आया बात या। स्पेशल की पहचान लो अपने आप को, मजाक नहीं करना हो। बहुत दम, बहुत जोश जुनून है तुम्हारे अंदर। समझ में आया बात या। जी तोड़ मेहनत करो, मेहनत नहीं, जी तोड़ मेहनत। और तुम्हें मैंने बता दिया, 1 महीने में कौन करे जिंदगी में पलट सकती। ऐसा ऐसा दिखा दूँ, 15 दिन में पढ़कर हट 12वीं ऐसे उड़ा दी, 15 दिन में 12वीं पढ़कर ऐसे उड़ा दी ऐसा। लेकिन 15 दिन में किताब पर नहीं हटा, उन्होंने ड्यूरेशन बढ़ाया अपना टाइम का, ड्यूरेशन पढ़ने का। नहीं जाना मन, कुछ नहीं, अभी 12वीं पास करनी, खेल उसके बाद देखें क्या होगा। समझ में आई बात है। रही लड़कियों की बात तो सुन लो, बहुत बड़ी दुनिया यार, बहुत लड़कियां आगे। लड़कों की बात, बहुत लड़के। समझ में आई बात यार। लेकिन ये वक्त नहीं आएगा लौट का, सब होगा तुम्हारे पास। आज मैं पता किसे मिस कर रहा हूँ, आज मैं उस वक्त को मिस कर रहा हूँ जो मैंने पहले ख़राब कराया, जो मैंने 3 साल मुझे समझ नहीं आती। समझ भाई बात है। कभी मैं इसमें एडमिशन ली बीटेक में, कभी मैंने इसमें एडमिशन लिया, सारा तो कोर्स कर लिया। मुझे 12वीं क्लास के बाद किसी ने बताया होता भाई ये काम कर लो, तो मेरे 3 साल बच जाते, और आज मैं कभी वापस नहीं लौटा सकता। देखो मेरी दाढ़ी भी बड़ी बड़ी होगी, और तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इस तरह से कदर बूढ़े हो। तुम अगली बार तुम मुझे मिला नो, तुम जी मैं बनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था। समझ में आया बात या। अगली बार तुम मिलो मुझे, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे धनौरी के अड्डों में मिलो बैठे हुए। समझ में ये बात या। समझ में आया।
या तुम चाहते हो ऐसा? अब तक यार बहुत मजा ले लिया, अभी मन नहीं भरा। अब तुम्हें पेरेंट्स भी तुम्हारी ताक लगाए बैठे हुए, काश इस पर तो भरोसा नहीं आता, ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा यार। वो आंतरिक जो खुशी महसूस हो ना, उससे ज़्यादा मजा कहीं में है नहीं। तुम्हारी नौकरी लगने पर, तुम्हारे कामयाब हो जाने पर 2 ही लोग होंगे जो खुश होंगे, और तीसरा मैं हूँगा। समझ में आई बात यार? ठीक, मेरा तो नाम होगा, मैं तो नाम के लिए खुश होऊंगा। काम होगा तुम्हारे पेरेंट्स का, वे खुश होंगे। क्या गजब की बात है यार, हमारे लड़के ने जी तोड़ मेहनत करी, हमारी लड़की ने रात दिन एक कर दिया, जब तुम कामयाब हो जाओगे। समझ में आया? तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई में बहुत कुछ सीखा जाता, अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता कि अपनी बॉडी को किस तरह कहाँ इस्तेमाल करना, अपने हमारे पास जो एनर्जी मौजूद हो उसे किस दिशा में लगाना। समझे? ठीक, ये क्या है, बेवकूफ़ बनाओ तुम्हारा दिमाग। तुम कहेगा नहीं उठना सुबह को 5 बजे। समझ नहीं बात? तुम ना रजे उठाना, ऐसा मारना फेंक कर चल कि भाई जी कह रहे थे मेरा टारगेट इस नींद से बढ़ा है। समझ में? मेरा टारगेट इस नींद से बढ़ा, मैं इसके ऊपर ओवर शैडो कर जाऊंगा, इसके ऊपर को चल जाऊंगा, इसे नीचे दबा कुचल दूंगा सर। समझे? ठीक, इसका मतलब अगर तुम अपना अलग अनुशासन में नहीं रह पा रहे ना, तोड़ नहीं पा रहे, इसका ये मतलब तुमने कोई ऊंचा टारगेट सोचा नहीं जिंदगी में आज तक। तुम्हें 4th क्लास में जाने की सोची, बस ग्रुप डी की लग जा, बहुत अच्छी बात है, भले वहाँ पूरे दिन पत्थर ढोने पड़ रहे हो, सरकारी तो है। और यूँ नहीं पता तुम्हारा दिमाग है ना उनसे बहुत आगे, बस इसे ना बाहर निकालने की जरूरत है। इसे चाहिए एक अलग प्रकार का एनवायरमेंट, माहौल। क्यों जी? ठीक, तो ये टाइम टेबल सीख दे रहा तुम्हें कि कैसे तैयार होगा। समझ में आया बात? या सोशल मीडिया के दौर में इंसान कौशल खो दिया, सोशल मीडिया के दौर में इंसान ने अपना कौशल खो दिया, स्किल खो दिया, दिमाग नहीं काम करता सर। कुछ चाहिए तो गूगल पर चला जाएगा। हाँ मतलब पूछो क्या हो, इतना किताबों का चट वैसे नहीं लगता है, ये किताबों का चट इसलिए पढ़ता है, उस टाइम पर गूगल नहीं हुआ करता था। समझ बात? उसमें किताब का पन्ना खोलने में 20 मिनट लगती थी, और 20 मिनट का संग्रह हम बताते हैं क्या हो, और तुम्हारे पास तो इतने सारे ऑप्शन है, कुछ कह रहा है नहीं, गूगल पर जाए और टाइप कर दिया। उस किताब के पन्ने को खोलने में मुझे 20 मिनट लगती थी, अब 20 मिनट में मिलता था हाँ ये डेरिवेशन इस पर इस तरीके से होगा, इस तरीका इसका। तो संग्रह क्या हो तो हम बताएंगे, पेशेंस नाम की क्या बला हो हम बताएंगे तुम्हें। तो आज की जनरेशन में पेशेंस नहीं है। अब पेशेंस कैसा नहीं है? शरीर को संभालने का पेशेंस नहीं है। समझ नहीं बात? या शरीर में रासायनिक परिवर्तन होंगे, संभाल लेना। समझ नहीं बात? या तुम घर जाते हो, कुछ उल्टा काम करते हो, ऐसे अलग दिशा में दिमाग दौड़ाते हो, एनर्जी लूज कर देते हो, इसका ये मतलब होगा तुम्हारा टारगेट इतना ऊंचा है नहीं, खत्म इंसान हो तुम। 97% कम चांस होंगे तुम्हारे सफलता के, 97% गिरेगा तुम्हारा ग्राफ जिंदगी में। दूसरे वाला बंदा 97% कामयाब हो जाएगा। अबे क्यों होगा वो कामयाब? एनर्जी बचाया हुआ हो। तुम क्यों ना कामयाब हो जाओगे? तुमने एनर्जी लूज कर दी, कहीं और किसी दिशा में लगा दी। आया समझ में? तुमने सपने भी उसके साथ सजा लिए जिसका कोई दूर दूर तो कोई महत्व भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। काल्पनिक दुनिया में रहते हो तुम, तो काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो। हो ऐसा हो नहीं होता इस उम्र में, सबके साथ हो, मेरे साथ भी हुआ था। समझ में आया बात? या और ये सब साधारण सी बात है। ठीक, लेकिन ये क्या हो, मैं संभालने की भी तो एक कला हो संभालने की। पढ़े लिखे लोगों ने बायोग्राफी पढ़ना छोड़ दिया यार, बड़े बड़े लोगों को सुनना छोड़ दिया, महान लोगों की गाथाएं पढ़ना छोड़ दिया बच्चों ने। नैतिक शिक्षा की किताब खत्म होगी, पढ़ता नहीं कोई नैतिक शिक्षा की किताब। मुर्गी के अंडे वाली कहानी हुआ, सब लालच बुरी बला, ये सब प्रशंसा गुण हो, ये सब क्लास में पढ़ा जाता था बचपन में। कहाँ खत्म होगी? नैतिक शिक्षा समाप्त हुई बच्चे की, तो उसका डेवलपमेंट रुक गया। ठीक, हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया कि बच्चों को कक्षा 6 में सेक्स एजुकेशन देंगे तुम। अभी देंगे तुम? वहाँ अमेरिका में 400 साल पहले एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, 100 साल पहले। उसका दिमाग प्यार की जगह चल कर उसमें चल रहा, एक्सपेरिमेंट में चल रहा उसका दिमाग। यूरोप में कई साल पहले पढ़ा रहे एक्स के बारे में, क्या हो सेक्स वगैरह, कैसे बचा जा सकता, किस मोल में रहोगे तुम, कौन से समय में कौन सी डायरेक्शन। अब मैं कई साल तो बात कर रहा हूँ इसकी, अब तो मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ। मैं 2-3 साल पहले बताता तो बच्चों को कहते हैं वो तो बच्चों को बिगाड़ने की बात कर रहा है। अब बाद में जाकर पता चला जो कह रहा था ना जिसका माँ बाप बिगाड़ने की बात कर रहा था, उसकी लड़की अगले 2 साल बाद घर से भाग गई। ये बिगाड़ने की बात समझ में आया बात? या मैंने कहा सर सलाह दी होती ना, समझाया होता टाइम पर, तो उसे समझ में आ जाता क्या चीज़ है। समझ में आई बात? या बचते हैं लोग बात करने से। अब तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अभी मैं तो समझा रहा हूँ, कोई ऐसा प्रेम का भूत चढ़ रहा है? नहीं चढ़ रहा है ना। क्यों? माहौल साथ, टीचर ऐसे मिल जाए, किसी ट्यूशन की जरूरत ना पड़े बच्चों को। खुले कर, मैं तो ट्यूशन का विरोध करता हूँ, कई बार कहा मैंने, जरूरत नहीं है ट्यूशन की। साथ टीचर लेकर आओ स्कूल में यार, ब्रांड लेकर आओ टीचर को, ट्यूशन की जरूरत क्या पड़ रही?
5-6 टीचर लेगा हो ऐसे अलग अलग टीचर का। इंग्लिश मीडियम में क्या है, इंग्लिश मीडियम में टीचर है यार, आया समझ में। उन्हें सैलरी जाती है 35,000 40,000 फीस हो डीपीएस की, डीपीएस नहीं कहते उसे डीपीएस, समझ में आई बात। यार कभी सोचते हो पढ़ाई एक जैसी होगी, नहीं, माहौल का अंतर हो, सारा खेल तो माहौल का ही है। जो क्या मिल रहा, माहौल इन्वायरमेंट ही तो मिल रहा, समझ में बात। ट्यूशन तो भी कहीं कहीं पढ़ गए होंगे, या माहौल थोड़ा ही है वहाँ, नहीं, डिसिप्लिन है मेरा, पढ़ाना तो मुझे पढ़ाना, अनुशासन बंद करके रखता हूँ। तुम अभी याद कर करना तो कर करना, नहीं तो फिर अगर याद नहीं कर पाओ फिर मैं डंडे का इस्तेमाल करता हूँ तुम अनुशासन बनाने के लिए। क्यों जी, तो यही है पढ़ाई, पढ़ाई तुम्हें करनी होगी, मेरा काम सिर्फ ज्ञान देना होगा तुम्हें, और तुम्हें पहचानना होगा कि कौन हो तुम, समझ में आया। लेकिन एक बात बता दूं, यू आर नॉट सिंपल मैन, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, ठीक। क्या तो तुमने अपने आपको पहचाना नहीं, समझ आई बात। या क्या तुमने अपने आपको जानना चाहा नहीं। सब कॉपी का लास्ट का पेज खोलियो, सबसे लास्ट का पेज खोल लो जो खाली हो, बिल्कुल खोल लो, खोल लिया। ऐसी 3 बातें लिखो उस पेज पर जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई जिंदगी में, मुझे भी नहीं बताने का, मैं भी नहीं चेक करने का, गारंटी। समझ में आई बात है। ऐसे काम करो, अपनी 3 प्रॉब्लम लिखो, किसी को दिखाना मत, बिल्कुल छुपा के लिखो, लिखो 3 प्रॉब्लम लिखो उस पर जो अभी तुम्हारी जिंदगी में चल रही है, प्रेजेंट टाइम में, जो तुम महसूस कर रहे कि तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है। और जिसे प्रॉब्लम नहीं है ना, वो कुत्तों के समान है, किसी को दिखाना मत बिल्कुल भी, ना मैं देखने का, गारंटी। जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, तुम्हारी जिंदगी में प्रेजेंट टाइम में चल रही है, लिखो। बस दिखाना नहीं किसी को भी, कुछ भी, अपने आप छुपा के लिखना कि तुम्हारी जिंदगी में 3 प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भी, किसी को दिखाना नहीं कुछ भी। ये भी पढ़ाई का हिस्सा बेटे यहाँ की, ये भी प्लस में हिस्सा लिख दिया। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, लिख दिया होगा सबने, और ऐसा मान के चल रहा हूँ कोई किसी को दिखाने का भी नहीं, ठीक ठीक, बंद कर दो। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने एक प्रॉब्लम 12वीं वाली लिखी, हाथ खड़ा कर लो। जिन 12वीं से रिलेटेड प्रॉब्लम लिखी, 12वीं के बारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लिखा कि क्लास में, ऐसे 3-4 बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बैठ जाओ। अब जो पेज तुम्हारे पास था ना उसे फाड़ लो, फाड़ दो पेज, फाड़ना, लास्ट पूरा पेज नहीं फाड़ना, पूरा पेज नहीं फाड़ना, नहीं पूरा सारा पूरा पेज क्लीन कर लो, पूरा का पूरा पेज निकाल लो। बचपन में जहाज बनाना सीखा था, इसका जहाज बनाओ, जहाज बनाओ, जहाज बनाओ, जहाज बनाने नहीं आता, भूल गए, जहाज बनाओ उसका। ये मैंने मूवी से सीखा था, एक्सपेरिमेंट। बनाओ जहाज, जहाज नहीं बनाना आता तुमको, जहाज नहीं बनाना आता, बन गया जहाज, बन गया। ऐसे कितने थे जिन्होंने जहाज बना लिया हो सब ना। ऐसे तुम मतलब कितने थे जिन्होंने अपने कैरियर के बारे में लिखा है, हाथ खड़ा कर लो, कुछ कैरियर के बारे में लिखा है।
कैरियर के बारे में लिखा है, उस कैरियर से रिलेटेड है वो बात, कैरियर से रिलेटेड है। अधिकांश बच्चा ऐसा ही है जिन्हें कैरियर से रिलेटेड रखा। जहाज है ना, जहाज को जेब में डाल लो, जेब में डालो, किसी को दिखाना नहीं, ये प्राइवेसी तुम्हारी है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाएगा। अब एक काम करना और छत पर जाना अपने घर, इस पन्ने को दोबारा खोलना और देखो क्या लिखा था। समझ में बात? यार इसे उठाना और ऐश करके उड़ा देना। ऐसी जगह उड़ाना जहाँ किसी को नजर भी ना हो। समझ में बात? यार ठीक, सुन तो लो, किसी गर्लफ्रेंड के बारे में तो लिखा है। पता लग रहा है जहाज उड़ाया, वो पापा के सिर पे जाकर टकराया। अब पड़े क्या होगा? क्या सीखे? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सबके पास है। अब उस देखा प्रॉब्लम को लेकर उसका पहाड़ बनाना या उसका जहाज बनाना। जहाज बनाना का मतलब 2 मिनट सोचा और गई प्रॉब्लम, लग जाओ अपने काम पर। जहाज वापस तो नहीं आने का, लौट आए समझ में, गया तो गया, या वापस बुला लो धागा खींच कर, नहीं बुला सकते ना। जहाज गया, गई प्रॉब्लम, उड़ा दो अपनी प्रॉब्लम को, भाड़ में जाए प्रॉब्लम। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे कैरियर से बड़ी ना, इसका मतलब तुम इंसान नहीं है यार। तुम समझा दिया मैंने पहले क्या था, तुम्हारा ही बुद्धि ना, आज तक किसी इंसान को नहीं पता उसका मन कहाँ सी। माइंड के बारे में जानकारी है, मन के बारे में नहीं है। दिमाग, मस्तिष्क, यहाँ मस्तिष्क मौजूद है, मन को नहीं पता शरीर कौन से हिस्से में। और कहते हैं मन से विचार आते हैं, जिसे चेतन अवस्था बोलते हैं। चेतना कहाँ से आती है, विचार कहाँ से जनरेट, कैसे हुआ विचार? इसे देख के क्या क्या विचार जनरेट हो रहा है? बॉक्स होगा, अरे बॉक्स होगा, ये तो विचार जनरेट हो रहा है। आज ये कहीं से आया विचार तुम्हारे दिमाग में? ये क्या है? मार्कर का विचार क्यों आया दिमाग में? क्यों आया? क्यों? तुमने देखा है? तो ये विचार कहाँ से जनरेट हो किसी को यूं नहीं पता। समझ में ये बात? या कोई चित्र देख लिया, कोई अच्छी इमेज देख ली, फोटो देख लिया कोई, उसके बाद दिमाग में रिफ्लेक्ट करना, सोचना किस तरह का विचार जनरेट करना तुम नहीं करना है। इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे दिमाग पर, पूरे शरीर पर तुम्हारे। निगेटिव वीडियो देख रहे, नहीं देख रहे निगेटिव वीडियो, अच्छी पॉजिटिव वीडियो देखो, अच्छा पॉजिटिव विचार जनरेट होगा। निर्भर करता 12 घंटे में, ना 12 घंटे तो रात के चले गए, 12 घंटे में तो अधिकांश समय कहाँ गया, किस माहौल में गया, इस पर निर्भर कर। दोस्तों में जाकर बैठा, वो गर्लफ्रेंड की बात बता रहा, उसका फलानी जी का लड़की का चक्कर वहाँ चल रहा, इसका चल नहीं सकता वहाँ से, इसमें कोई हित नहीं है उसका। मैं पढ़ा था क्लास में, एक लड़की आई, एक उठ गई और चली गई, इंग्लिश मीडियम की थी, तो ये मत कंट्रोल होता नहीं उनका। आई, बाहर गई, 2 बार बाहर चली गई, तीसरी बार मैंने कहा क्या हुआ? कह रही सर मुझे चक्कर आ रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही बस मुझे चक्कर आ रहे और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब गिरने वाले। मैंने कहा बड़ी बदतमीज इंसान हो यार तुम्हें लग रहा है सब गिरने वाले, मतलब तुम अपने आप को बचाना चाहते हो? हमें भी कहो, हम भी बाहर जाएंगे। सही बात है गलत बात है? जो तुम्हें लग रहा है सब गिरने वाले, तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, ठीक है, बकवास छेतरा खड़ा हुआ मर जाएगा यही, आए समझ यही सब मर जाएंगे। तुम बताओ, तुम चक्कर आए, तुम जाओ, तीसरी बार क्यों बाहर जा रहे हो? क्या? थॉट प्रोसेस डेवलप। समझ में आया बात? मुझे तुम्हारा सबका पता कितने नंबर आएंगे तुम्हारे सबका टोटल? बागेश्वर बाबा तो खतरनाक हूं मैं नंबर के मामले में। चले तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था ना। अब एक काम करो, समझ में आया बात? या आज मैंने तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेन चीजें बताई इसमें। डिसिप्लिन को मत भूलना बिल्कुल भी। यो महीना बस, यो महीना और उसके वाले 15 दिन बस। कितने? 15 दिन बस। खेल फिनिश, दैट्स ऑल, फिनिश। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पूरा लिखो। क्वेश्चन लिखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? क्वेश्चन है वो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? या परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? इसके दोष लिखिए, इसके दोष लिखिए, दोष, दोष को ब्रैकेट में सीमाएं भी लिख देना, सीमाएं क्या होगा? वही से रोक, वही से रोक। इसमें बता क्या लिखना, एक बार में अपनी सुरीली आवाज बता रहा हूं, देखो क्या लिखना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कितना लिखना। चाहे तो तुम सारा लिख दो, सारा नहीं लिख सकते तो शॉर्टकट में कैसे लिखोगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके बाद इसका दोष लिखवा रहा हूं मैं, क्यों पेपर में इस तरह ही क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ऐसे भी लिख सकते सर, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो ऐसे लिखोगे। सन 1911 ईस्वी में, ध्यान देखना, सन 1911 ईस्वी में गीगार्ड तथा मार्जेसन की सहायता से रदरफोर्ड ने यह बताया, रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रयोग किया जिसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि, पहला पॉइंट, इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। पहला पॉइंट कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण परमाणु से बिना विचलित हुए, प्रभावित हुए सीधे निकल गए। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पाऊंगा मैं, वही चीजें लिखी हुई जो उसमें लिखी हुई। दूसरा पॉइंट पाऊंगा, परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग पर पूरे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। इस स्थान को नाभिक कहते हैं। ओके, दिक्कत तो नहीं है तक? नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार 10⁻⁻⁴ मीटर ही कोटि का होता है। यह नाभिक का आकार परमाणु के आकार का 1/10,000वां भाग होता है। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है तक? कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरे पॉइंट पर चले जाओगे। कौन से पॉइंट पर जाएंगे अब? तीसरे, परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ऐसे लिखेंगे, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए रहते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 3। कोई दिक्कत? किसका मॉडल था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 3 पॉइंट लिख के आपका काम बन जाएगा। आए समझ में? चाहे तो तुम संख्या वाला पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखने के लिए इतना ही लिखोगे, इतना ही फालतू नहीं लिखना, तुम तरीका बता रहा हूं लिखने का। तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद लिखोगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। अभी हेडिंग बनाना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। ठीक, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ना, ये बहुत सारी घटनाएं समझा नहीं सका। पहला पॉइंट लिखो, यदि नहीं लिखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उदासीनता, तापयानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आदि की व्याख्या करने में तो सफल रहा। परंतु यह परमाणु का अस्थायित्व, अभी समझेंगे क्या हो परमाणु का अस्थायित्व, तथा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। परमाणु का अस्थायित्व एवं रेखीय स्पेक्ट्रम लिख दिया तक? क्या लिखा? की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। वो कैसा रहा ये भी समझ लो। देखो परमाणु का स्थायित्व कैसा, रदरफोर्ड ने कहा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जरा एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु रहने का नहीं, स्टेबल रहने का, परमाणु खत्म हो जाएगा। रदरफोर्ड अपनी जाल में फंस गया। खुद देखो, रदरफोर्ड अपने जाल में फंस गया। कैसा रदरफोर्ड अपने जाल में फंस गया? परमाणु का जो स्थायित्व, परमाणु का अस्थायित्व
इसका मतलब समझो, इन्होंने कहा कि ये नाभिक में प्लस चार्ज दे दिया मैंने, इसमें प्रोटॉन भी हो और क्या हो, न्यूट्रॉन भी हो, तो इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो घूम घूम कर ना इलेक्ट्रॉन एक दिन नाभिक में जाकर गिर जाएगा, और जब नाभिक में जाकर गिर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में जाकर गिर जाएगा, भाई एक बात बताओ क्यों गिर जाएगा नाभिक में जाएगा? जब कोई चीज वृत्ताकार, जो कोई धावक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाओ तो चक्कर ज्यादा मारता रहेगा तो ऐसे गिर जाएगा हो किस दिन। अभी केंद्र बल बोल रहा यह बात मैंने चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ाई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगा रहा, घूम ही रहा तो इस पर भी केंद्र बल नहीं लग रहा होगा, और जब अभी केंद्र बल लग जाएगा तो धीरे धीरे इतना घूमेगा, इतना घूर जाएगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और जाकर नाभिक में गिर जाएगा। और जब नाभिक में गिर जाएगा ना तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में रह नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर रहता, ऐसा हो तो परमाणु का अस्थायित्व खत्म हो जाएगा, फिर उसका अस्थायित्व होता है। इसका मतलब है ये परमाणु अस्थायी नहीं है, इसका मतलब ये परमाणु की सही व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में घूम रहा है, तो घूमती हुई वृत्ताकार वस्तु तो अभी केंद्र बल लगता, और अभी केंद्र बल लगा तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज कर देगा, और जब धावक थक जाएगा, चक्कर मारता हुआ थक जाएगा तो गिर नहीं जाएगा, इधर गिरेगा इधर गिरेगा, केंद्र की तरफ गिरेगा ग्राउंड के या केंद्र के बाहर गिरेगा, केंद्र की तरफ गिरेगा। ऐसे परमाणु का हाल है, ऐसे परमाणु का हाल चक्कर मारता रहेगा, एनर्जी खत्म करता रहेगा, और यहाँ परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नाभिक में जाकर गिर जाएगा, और जब नाभिक में जाकर गिर जाएगा परमाणु का अस्थायित्व खतरे में आ जाएगा, परमाणु स्टेबल नहीं रहने का, परमाणु होने का ही नहीं, फिर वो कहीं का परमाणु, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर गिरेगा परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लिखो अगला पॉइंट, इस बात की व्याख्या कर देते हैं। हैरी मंडल परमाणु का अस्थायित्व दो ही चल रहे हैं, परमाणु का अस्थायित्व, अस्थायित्व अस्थायित्व, यह की बढ़िया पे बड़ी मात्रा आ गई, अस्थायित्व, मैंने छोटी मात्रा देखी ना, तुम बड़ी मात्रा देना। परमाणु का अस्थायित्व लिखो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार ठीक लिख दिया तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर अभी केंद्र बल लगता है, लिख लिया। यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता रहेगा, यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता रहेगा तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार घटती रहेगी। यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता रहेगा तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार घटती रहेगी। वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार घटती रहेगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? बहुत, 2 पॉइंट बस, याद रहेगी बात है।
कोई दिक्कत तो नहीं आया था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कल लास्ट क्लास होगी बस इस चैप्टर की, पूरे 3 घंटे क्लास चलेगी 9 से लेकर 12 तक। खाना खुना खा गाना जिसका ना परमाणु और नाभिक भी इसके साथ पढ़ा जाएगा। तो कल को हम एक लास्ट मॉडल पढ़ेंगे, उसका नाम है बोर का मॉडल। बोर का मॉडल आज बहुत अच्छा समझाया मैंने, तो समझ में आई बात है। उम्मीद करता हूँ भाई, देखो जिससे पास होना, अच्छे नंबर लेके आने, वो टाइम टेबल बनाना लगा जाएगा। टाइम टेबल 7 दिन का नहीं बनाना, नहीं, आज ही का बनाना बस। और किससे अनुसार बनाना, जैसे ट्यूशन का काम दिया जाएगा वो किस टाइम समाप्त करना तुम। और अधिकांश टाइम कहाँ बीतना चाहिए, पढ़ाई में बीतना चाहिए। अच्छा यो काम रह रहा, चलो काम निपटाओ फटाफट इतने स्पीड से। अच्छा ये याद नहीं है, इस चैप्टर को चलो पक्का करो फटाफट इतने स्पीड से। मैथ में सवाल निकालने, सवाल मेरे पास नहीं रहे हैं। बात समझ में आई? चलो भाई बंद कर दो।